हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्कॉट में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वो भी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस टॉपिक से कुल 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूँ 50 प्रश्न इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो कल आएगा पार्ट 2 आएगा, उसमें भी आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 50 प्रश्न रहने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए, तो इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है, ठीक है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो ये होती है स्टार्च के, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में 3 जोड़ी जो होती हैं वो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो लार होती है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि लार में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। तो लार में 99% जल पाया जाता है। और एक जो मतलब सामान्य व्यक्ति की बात करी जाए तो सामान्य व्यक्ति में एक दिन में कितनी लार बनती है, 1.5 लीटर, ठीक है। कितनी, 1.5 लीटर लार बनती है, ठीक है। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन गए। देखो, मानव जो शरीर होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मानव लार में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। तो इसमें 99% जल पाया जाता है लगभग में। और एक मानव स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसमें यदि औसतन की बात करी जाए तो उसमें एक दिन में मतलब प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनती है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखो, एक होती है पैरोटिड, ठीक है। क्या, पैरोटिड होती है, पैरोटिड होती है। और फिर दूसरी जो होती है सब मैक्सिलरी, ठीक है। सब मैक्सिलरी होती है, सब मैक्सिलरी हो जाएगी। और जो तीसरी होती है वो सब लिंगुअल होती है, ठीक है। क्या, सब लिंगुअल, ठीक है। सब लिंगुअल होती है। तो ये जो कितनी होती हैं लार ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन, और ये किस प्रकार से बटी होती है। देखो, पैरोटिड होती है, फिर दूसरे नंबर पे सब मैक्सिलरी हो जाएगी, तीसरे नंबर पे जो होगी वो सब लिंगुअल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें याद करने वाली तो हालांकि तीनों है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों दी होगी और एक चौथी दी होगी। पूछ लेगा इसमें से कौन सी लार ग्रंथियाँ नहीं हैं या उनका प्रकार नहीं है। तो इसलिए आपको तीनों याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड और फिर तीसरे नंबर पे कौन है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये 3 हो गई, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी पूछ लेता है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये होती है पैरोटिड, ठीक है। पैरोटिड जो होती है इसे ये कान के नीचे स्थित होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्णपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होती है, ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या, सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम अधोहन ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चौथी मतलब तीसरी होती है कौन सी है, ये वाली, ये होती है सब लिंगुअल ग्लैंड, इसको हम अधोजिह्वा ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में जो लार होती है, लार में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो वो 99% पाया जाता है। और एक दिन में कितनी लार बनती है, तो 1.5 लीटर लार बनती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। लार में हालांकि पाए तो 2 जाते हैं, टाइलिन और एक और होता है लाइसोजाइम, ठीक है। टाइलिन और लाइसोजाइम लार में ये एंजाइम पाए जाते हैं। और जो टाइलिन होता है, ठीक है, टाइलिन क्या करता है, जो हमारे अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। और लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। कौन कौन से, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स सेलेक्टिव हैं, महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ किस अंग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो क्या है, शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ माने किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है। शरीर में पाचन का अधिकांश जो भाग होता है कहाँ संपन्न होता है, तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक है। बात आ गई छोटी आंत,
तो छोटी आंत की मैं बात आपको कर देता। देखो सबसे पहले तो यही बात है कि इसकी लंबाई पूछ लेता है, तो इसकी जो लंबाई जो होती है औसतन की बात करें लगभग में 6.5 मीटर होती है। ठीक है, 6.5 मीटर होती है, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा 6 से 7 मीटर। ठीक है, और यदि फुट में बात की जाए तो 20 से 23 फुट भी आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, 20 से 23 फुट लिखा मिल जाएगा। और ये जो छोटी आंत होती है, ठीक है, छोटी आंत जो होती है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये अब पूछ लेता है ये कितने भागों में बटी होती है। ठीक है, तो जो छोटी आंत होती है वो 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है डिडोनियम, एक होता है जेजोनियम। ठीक है, जेजोनियम, और जो तीसरा होता है इलियम होता है। ठीक है, डिडोनियम, जेजोनियम और इलियम 3 भागों में छोटी आंत बटी होती है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 5.5 मीटर या फिर 6 से 7 मीटर होती है। यदि फुट में बात करी जाए तो 20 से 23 फीट होती है। और ये कितने छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में छोटी आंत बटी होती है, डिडोनियम, जेजोनियम और इलियम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो ये भी छोटी आंत से अवशोषित होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5, अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन पचाने में सहायता करता है, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 6, पचे हुए भोजन में विषाक्त पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो पचा हुआ जो भोजन होता है उसमें जो विषाक्त पदार्थ यानी जहरीले पदार्थ होते हैं उनको कौन चूस लेता है, चूषण कर लेता है, तो ये काम होता है हमारी यकृत का। ठीक है, कौन करता है, यकृत करती है। बात यकृत की आ गई है तो मैं बता देता हूँ। देखो इसको तो पहली बात कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि लीवर हो गया, यकृत है, हिपैट है, कलेजा है, ये सभी क्या हैं, लीवर के नाम होते हैं। और क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होती है वो यकृत ही होती है। ठीक है, और जो यकृत होता है इसको शरीर का रासायनिक मतलब शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी किसे कहते हैं, यकृत को बोलते हैं। और पित्तरस का जो निर्माण होता है कहाँ होता है, यकृत में होता है। हालांकि पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन वो जमा जब होता है तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में पित्तरस जमा रहता है। ठीक है, और यूरिया का निर्माण कौन करता है, तो यूरिया का निर्माण भी यकृत करता है। जो यकृत होता है इसका जो वजन होता है कितना होता है, 1.5 kg इसका वजन होता है। ठीक है, याद रखिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार और आ चुका है कि हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो ये भी यकृत यानी लीवर में संचित रहता है। और अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो अमोनिया को यूरिया में यकृत ही बदलता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उन पर भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न ही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगला है प्रश्न नंबर 8, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो ये पाचन क्रिया के समय जो प्रोटीन होता है किस पदार्थ में बदल जाता है, तो ये अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 9, पित्तरस यानी बाइल जूस किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है। और बात आ गई है पित्तरस की, तो पित्तरस को पहली बात तो बाइल जूस भी बोलते हैं। और ये बनता कहाँ है, तो यकृत में बनता है। जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है यानी जो हमारी पाचन क्रिया होती है उस पाचन तंत्र में या पाचन क्रिया में सहयोग करता है, खाना हजम करने में, पाचन होने में। ठीक है, यानी जो अम्लीय भोजन होता है हमारे शरीर में, जो अम्लीय भोजन होता है उस अम्लीय भोजन को क्षारी बनाता है ताकि पाचन क्रिया आसानी से हो जाए। ठीक है, तो पाचन क्रिया में सहयोग करता है कौन, पित्तरस यानी बाइल जूस। ठीक है, क्या करता है, अम्लीय भोजन को क्षारी बनाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, ताकि पाचन क्रिया आसान हो जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, पित्त कहाँ जमा होता है, तो ये पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता है। अगला है प्रश्न नंबर 11, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो ये रेनिन होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मुंह में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है या होता है, तो टाइलिन के द्वारा। ठीक है, टाइलिन जो एंजाइम होता है इसके द्वारा होता है। क्या है, रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, इसलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, मुंह में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये टाइलिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है,
पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वसा का पाइसीकरण करना होता है पित्त का मुख्य कार्य। अगला है प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट कौन जमा करता है? तो हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है वो कौन जमा करता है? यकृत। ठीक है, अगला देखते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये एपिग्लोटिस को जाना जाता है। ठीक है, किसे? एपिग्लोटिस को जाना जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं, ग्रास नली में भोजन सबसे पहले अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ग्रास जो नली होती है हमारे अंदर, उसमें भोजन सबसे पहले अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ये होता है कार्डियक भाग। ठीक है, क्या सही सुना आपने? कार्डियक भाग में पहुंचता है। अगला है प्रश्न नंबर 17, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो ये होती हैं लैक्टियल कोशिका। ठीक है, वसा का जो अवशोषण होता है कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? तो लैक्टियल कोशिकाओं द्वारा होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो बड़ी आंत होती है इसका जो मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। ठीक है, जो हमारे अंदर बड़ी आंत होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल को अवशोषण करना। और जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई पूछ लेता है कितनी होती है? तो 1.5 मीटर होती है। ठीक है, कितनी? 1.5 मीटर होती है। यदि फुट में बात करी जाए तो 5 फुट होती है। ठीक है, मीटर में 1.5 फीट और फुट की बात मीटर में 1.5 मीटर हो जाएगी और यदि फुट की बात करी जाए तो 5 फीट हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19, जठर रस श्रावण शरीर में कहाँ होता है? यानी जो जठर रस होता है इसका श्रावण शरीर में कहाँ होता है? तो ये अमाशय में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? तो ये सीकम से होती है। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी हुई संरचना होती है? तो ये सीकम से जुड़ी हुई संरचना होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो ये होता है लीवर। ठीक है, लीवर जो होता है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। यदि बाहरी बात की जाए कि बाहरी मनुष्य का सबसे बाहरी अंग कौन सा होता है? तो वो होती है त्वचा। ठीक है, क्या होती है? स्किन होती है और स्किन की 3 परतें होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वह शरीर का कौन सा अंग है जिसकी पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है? पुनरुद्भवन का मतलब यहाँ पर है रिकवर होने, माने जैसे किसी का यदि लीवर यकृत है, यदि वो किसी कारणवश डैमेज हो जाती है तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह लीवर होता है जो कि उसे स्वतः ही जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेगा अन्य अंगों की अपेक्षा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसकी पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है सबसे कम होती है? तो वो होता है ह्यूमन ब्रेन। मानव ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसकी पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है, जबकि जो लीवर होता है, यकृत होती है, यकृत की पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा शरीर में होती है अन्य अंगों की अपेक्षा। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? लीवर में होती है और सबसे कम मस्तिष्क में होती है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23, विषाक्त भोजन को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? तो ये भी लीवर यानी यकृत ही करती है। अगला देखते हैं, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो अमाशय जो होता है, अमाशय में पाचन के बाद जो भोजन बचा हुआ होता है तो उस भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो काइम। ठीक है, क्या? काइम के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 25 जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम 8 वर्ष तक के बच्चों में स्रावित होता है? तो ये रेनिन होता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम जो होता है वो 8 वर्ष तक के बच्चों में स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न थे, ये हमारे पाचन तंत्र का पार्ट 1 था। अगला वीडियो आएगा तो पार्ट 2 आएगा, तो उसमें भी बचे हुए 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, यदि अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन स्वतः आप तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।